हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको परिभाषाओं की वीडियो दे रही थी, जिसमें आपको परिभाषाओं के क्वेश्चन के रूप में बताई जा रही थी कि उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसमें अंतर समानता वगैरह पाई जाती हैं, तो आपको समझ में आ रही होंगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ वो आपको अच्छी लगती है या नहीं, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। जो मैं आपको क्वेश्चन वगैरह समझाती हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आपको मैं एक रेला बताऊंगी और मात्रा बताऊंगी कि रेला किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आपका पहला प्रश्न आता है कि रेला कैसा शब्द है। रेला आपका कैसा शब्द है, देशज शब्द है या विदेशी शब्द है। तो रेला आपका देशज शब्द होता है, यानी कि हमारा देशी भाषा का शब्द होता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 4 ऑप्शंस दे दे कि रेला आपका कैसा शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, संकर शब्द है, ठीक है, या कोई नहीं, तो आपका देशज शब्द आएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रेले का अर्थ तबले पर महीन और सुंदर बोलों को बजाने की रीति को हम क्या कहते हैं, या किस विधा में, शास्त्र में यह कहा गया है। जो मैंने अभी आपको ऊपर लाइन बताई थी वो किस शास्त्र या विधा में कहा गया है कि रेले का अर्थ तबले पर महीन व सुंदर बोलों को बजाने की रीति है। ये आपके किस शास्त्र में कहा गया है। तो आपका आंसर होगा नालंदा विशाल शब्द सागर में। दोबारा क्वेश्चन सुनिए। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए रेले का अर्थ तबले पर महीन व सुंदर बोलों को बजाने की एक रीति है, ये परिभाषा या लाइन किस ग्रंथ या किस विद्या में कहा गया है। तो आपका आंसर होगा नालंदा विशाल शब्द सागर। क्या है आपका, नालंदा विशाल शब्द सागर में कहा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, रेला किस बाद की वादन सामग्री है। जो आपका रेला है वो विशेष कर से आपका किस बाद की सामग्री है। तो रेला जो है वो आपका विशेष कर से पखावज पर बजाया जाता है। ये आपकी पखावज की सामग्री है रेला आपकी। तबले पर भी पखावज का जो सुंदर वादन प्रस्तुत हुआ था रेले के अकॉर्डिंग, रेले को देख करके, तब उसका वादन तबले पर प्रस्तुत करने के लिए जो ग्रंथकार है हमारे, उन्होंने इसकी रचना तबले के बोलों के हिसाब से करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा जब पखावज पे इसके बोल इतने सुंदर प्रतीत होते हैं, इतने मनमोहक होते हैं, तो हम जब इसको वादन पर बजाएंगे तो इसका रूप और निखर कर आएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि किस पलटे के बोलों को दोहराते हुए चौगुन व अठगुन के लयकारी में बजाने की रचना को हम क्या कहते हैं। दोबारा क्वेश्चन सुनिए। किसी पलटे के बोलों को दोहराते हुए चौगुन व अठगुन की लयकारी में बजाने की रचना को हम क्या कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर आएगा आपका रेला कहते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है,
रेला शब्द का नाम किसके नाम पर पड़ा? जो आपका रेला है वो उसका नाम किसके आधार पर पड़ गया है, जिसको हमने इसका रेला संज्ञा का नाम उसको प्रस्तुत करते हैं। तो उसका वास्तविक इस बोल का नाम जो है वो रेल शब्द के आधार पर बना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक बोल का नाम, इस बोल का नाम जो है वो आपके रेल शब्द के आधार पर बना है। जैसे आप देखते होंगे रेल आपकी इतनी फास्ट जाती है, उसी हिसाब से रेला आपके चौगुन और अठगुन की लय में इतना तेज बजता है कि उसको सुनने में इतनी मधुर ध्वनि आती है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ रेले पे साफ हो जाए और जब वो प्रस्तुत करे वादन रेले में, तो आप उसको देखते रह जाएंगे। इतना अच्छा प्रश्न इसकी वादन शैली होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रेले का दूसरा शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके रेले का दूसरा शाब्दिक अर्थ क्या है या उसकी परिभाषा क्या है? तो किसी कायदे के अनेक पलटों में से, कि जैसे मान लीजिए हम तबले का कोई सा भी कायदा होता है, उसमें से हमने उसके विभिन्न पलटे होते हैं, उसमें से हम एक पलटा चुन लेते हैं और उस पलटे को चुनकर उसे तेज लय में और तैयारी के साथ देर तक हम जब तबले पर उसको प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा रेला कहलाता है। आपकी अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी कायदे के पलटों में से किसी एक पलटे का चयन करने के बाद उस पलटे की रचना को हम तेज लय में बजा करके तैयारी के साथ तबले पर जब हम वादन प्रस्तुत करते हैं तो हम उसको रेला कहते हैं। ठीक है, ये तो आपके अपने शब्दों में हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, रेले में बोल कैसे होते हैं? जो इसके बोल होते हैं रेले में, वो आपके कैसे बोल होते हैं? तो इसमें जो मिश्रित वर्ण होते हैं, आपके जो इसमें बोल लिए जाएंगे वो आपके मिश्र वर्ण होंगे। ये नहीं कि आपका सिर्फ एक ही वर्ण चल रहा है, ये नहीं, आपके मिश्र वर्ण इसमें होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रेले में खाली व भरी दिखाई जाती है? तो जी हाँ, रेले में हम खाली और भरी दिखाते हैं। जैसे हम तबले के कुछ रेले और कायदे के समान ही खाली और भरी दिखाते हुए रेले का भी हम वादन प्रस्तुत करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, रेले में कैसे बोलों की प्रधानता होती है? जो आपके रेला होता है उसमें कैसे बोलों की प्रधानता होती है? तो जो आपके इसके जो रेले की हम रचना करते हैं, जो हम उसके बोल लेते हैं, तो उन बोलों को हम बहुत महीन बोल होते हैं और बहुत ही सुंदर बोलों की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। तब हमारे रेले की रचना प्रारंभ होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसकी लय क्या होती है? तो आपके रेले की लय चौगुन होती है और अठगुन होती है। क्या होती है आपकी रेले की लय? चौगुन और अठगुन होती है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, रेला कितने प्रकार का होता है? तो रेला आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वतंत्र रेला, फिर आपका दूसरा होता है कायदे से निर्मित रेला। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, पखावज के रेले कैसे रेले की कहते हैं श्रेणी में रखे जाते हैं? जो आपके पखावज पर जो रेले बजते हैं वो आपकी किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो जो आपके पखावज पर जितने भी रेले बजते हैं ना, वो आपके स्वतंत्र रेले की श्रेणी में आते हैं। पखावज पर जो भी हमारा वादन प्रारंभ होगा वो हमारे स्वतंत्र रेले से ही प्रारंभ
होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, कायदे से निर्मित रेले का निर्माण कैसे होता है? जो आपका कायदे से निर्मित रेला है उसका निर्माण कैसे होगा? तो इसका आंसर आता है, जैसे हमने कायदे के पलटों में से कोई ऐसा पलटा चुन लिया जाता है या उसका चयन कर लिया जाता है जो द्रुत लय में या तेज गति में, तेज लय में सरलता से बजाया जा सके, सरलता से बजाया जा सके और उसका वादन जो है वो धारा प्रवाहिता बनी रहे, उसके वादन में धारा प्रवाहिता बनी रहे। मतलब क्या होता है धारा प्रवाहिता का? एक लय उसकी बनी रहे, लय से वो कोई डगमगाए नहीं, तो हम उसको कायदे से निर्मित रेला कहते हैं। दोबारा सुनिए आंसर, जब भी हम कायदे के विभिन्न पलटों में से किसी एक विशेष पलटे का चयन कर लेते हैं और उस चयन की हुए पलटे को तेज गति या तेज लय में, द्रुत लय में प्रस्तुत करते हैं, सरलता से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, सरलता से उसको बजाया जा सके प्रस्तुत करते हैं, तो उस वादन में धारा प्रवाहिता बनी रहे, ऐसे रेले को हम कायदे से निर्मित रेला कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रेले का प्रयोग स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त और कहाँ किया जाता है? तो गायन, वादन व नृत्य की संगत में इसका प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेले का प्रयोग स्वतंत्र वादन में तो होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कहाँ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं? तब आपका आंसर होगा, गायन, वादन व नृत्य में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रेला कितनी आवृत्ति का होता है? जो आपका रेला है वो कितनी आवृत्ति का होता है? तो ये रेला आपका कई आवृत्तियों का होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आपका कि 2 आवृत्ति का ही होगा। ये आपकी 4 आवृत्ति से लेकर के 8 आवृत्ति तक का भी हो सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें बोल समूह की लय कैसी होती है? आपकी रेले में बोल समूह की लय कैसी होती है? तो आपके रेले की जो बोल समूह की लय होती है वो आपकी दोहराते हुए चलती है। जैसे आपके तिहाई में चलती है, बोलों के समूह पलटे में चलते हैं, ऐसे ही आपकी किसमें, रेले में भी बोल समूह दोहराते हुए चलते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सोलो वादन में ताल को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? जो आपका सोलो वादन है उसको हम कैसे प्रस्तुत करते हैं? तब आपका आंसर आ जाएगा, सोलो वादन में कायदे पलटे बजाने के बाद हम रेला बजाया जाता है। दोबारा सुनिए आंसर, सोलो वादन में जब हम सोलो वादन प्रस्तुत करते हैं तब हम उसमें पहले कायदे बजाते हैं, फिर कायदे के पलटे बजाते हैं, फिर उसके बाद हम रेला बजाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, कायदा व रेले में क्या अंतर देखने को मिलता है? आपका जो कायदा है, रेला है, उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा आपको? तो जो आपका इसमें सिर्फ एक ही अंतर देखने को मिलता है कि कायदा जो है वो आपका धीमी गति में बजता है और रेला आपका तेज गति में बजता है। कायदे की लय आपकी 2 गुण तक ही होती है, ठीक है, लेकिन आपकी रेले की लय 4 गुण और 8 गुण तक होती है। फिर आपका और इसमें आप एक विशेष ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र रेला कायदे पर निर्भर नहीं होता है। जो आपका स्वतंत्र रेला होता है वो आपका कायदे पर निर्भर नहीं होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सितार वादन में रेला कब बजाया जाता है? जो आपका सितार वादन होता है उसमें रेला कब बजाते हैं हम? तो सितार वादन में झाला बजाने के बाद साथ हम रेला बजाते हैं।
अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर या क्वेश्चन की फॉर्म में आपके आ जाए एग्जाम में कि सितार वादन में रेला कब बजाते हैं, तब आपका आंसर होगा झाला बजाने के साथ ही हम रेला बजाते हैं। कब बजाते हैं? झाला बजाने के साथ ही। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, हाथ की सफाई व तैयारी का परिचय कैसे मिलता है? हाथ की सफाई व तैयारी का परिचय किस वादन सामग्री से मिलता है? तब आपका आंसर होगा रेले के माध्यम से। जब हम रेला प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला श्रोता जो होता है वो देखकर पहचान जाता है कि हाँ, इसका हाथ सध गया है, इसकी तैयारी अच्छी है। वो सिर्फ रेले को देखकर ही एक निगाह में पहचान लेता है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रेला कैसे समाप्त होता है? आपका रेला कैसे समाप्त होता है? तो आपका रेला जो है वो प्रायः तिहाई को लेकर ही समाप्त होता है। तिहाई के साथ ही समाप्त होगा। जैसे आपकी तिहाइयाँ समाप्त होती हैं, कायदा समाप्त होता है, पेशकार समाप्त होता है तिहाई लेकर के, ऐसे ही आपका रेला भी तिहाई के साथ ही समाप्त होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, रेले के किसी भाग को बिना पलटा किए एक समान ही बार बार धारा प्रवाह बजाने के को क्या कहते हैं? तो हम उसको रौ बांधना कहते हैं। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि रौ बांधना किसे कहते हैं? तब आपका आंसर हो जाएगा, रेले के किसी भाग को जब हम बिना पलटे किए हुए या उसको बिना परिवर्तित किए हुए एक ही समान गति या एक ही समान लय से बार बार धारा प्रवाह के साथ प्रस्तुत करते हैं तो हम उस विधा या उस वादन सामग्री को रौ बांधना कहते हैं। फिर आपका इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि रेले में किस तरह के बोल बंधे होते हैं? तो आपके इसमें त्रिकिट और दीर्घिर, इन्हीं बोलों की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है। ठीक है। क्या होगा आपका? त्रिकिट और दीर्घिर बोलों की प्रधानता देखने को मिलती है। फिर ये तो आपके हो गए रेले से बनने वाले प्रश्न। अब आपका शुरू होता है मात्रा। तो शुरू करते हैं मात्रा। मात्रा किस भाषा का शब्द है? तो आपका मात्रा संस्कृत भाषा का शब्द है। मात्रा किस भाषा का शब्द है? आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। मात्रा की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु के साथ हुई है? तो आपकी आ जाएगी मा धातु के साथ हुई है। संस्कृत भाषा के मा धातु के साथ मात्रा की उत्पत्ति हुई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, जिस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मात्रा कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ताल में समय नापने के साधन को क्या कहा जाता है? तो ताल में समय नापने के साधन को मात्रा कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ताल में समय मापने के साधन को मात्रा कहते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो आपका क्या आ जाएगा? संगीत परिचयामृत में। संगीत परिचयामृत में क्या लिखा गया है? गान काल कर, दोबारा सुनिए, गान काल कर मात्रा नाप। ठीक है। दोबारा मैं बोल रही हूँ, प्रश्न भी और उत्तर भी ध्यान से सुनिए।
ताल में समय नापने के साधन को जो मात्रा की संज्ञा दी गई है वो किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? तो हमारा आंसर होगा संगीत परिचयामृत में देखने को मिलती है, और उसमें भी एक जो श्लोक है उस श्लोक के आधार पर मिलती है। क्या है वो आपका? गान काल कर, दोबारा सुनिए, गान काल कर मात्रा नाप। ठीक है, ये वाला श्लोक आपका 2 लाइन का या 2 मात्रा का है, ये है आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, मात्रा के संबंध में क्या श्लोक प्रस्तुत किया गया है? मात्रा के संबंध में क्या श्लोक प्रस्तुत किया गया है? तो आपका क्या श्लोक है? वर्णों उच्चारण कालस्तु मात्रा इत्यामिधीतेत। दोबारा सुनिए आंसर, वर्णों उच्चारण कालस्तु मात्रा इत्यामिधीयते। ठीक है, ये आपका श्लोक दिया गया है। इसका अर्थात मतलब अर्थ क्या होता है? एक अर्थ एक वर्ण के उच्चारण में समय में जितना समय लगता है, एक उच्चारण के समय में हमें जितना समय लगेगा उस समय को नापने को हम मात्रा कहते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में अनेक ग्रंथकारों ने मात्राओं को किन किन रीतियों में व्यक्त किया है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? प्राचीन काल में अनेक ग्रंथकारों ने मात्राओं को किन किन रीतियों में व्यक्त किया है या परिभाषित किया है, या किसके समान की संज्ञा दी है? वो कोई सा भी प्रश्न में जोड़ देगा कि किसकी संज्ञा दी है, किसके द्वारा माना गया है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा प्राचीन काल में नीलकंठ पक्षी। प्राचीन काल में नीलकंठ पक्षी के शब्द का एक उसका होता है, नीलकंठ पक्षी के शब्द का समय 1 मात्रा, कौवे का 2 मात्रा, मोर का 3 मात्रा बराबर मात्रा है। ठीक है, बराबर मात्रा है 1 मात्रा के। वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि प्राचीन काल में नीलकंठ पक्षी के शब्द का समय किस मात्रा पे कहा गया है? तो वो बोल देगा 1 मात्रा पे कहा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा वो। प्राचीन काल में कौवे का जो एक शब्द है उसको कितनी मात्रा में समय काउंट किया गया है? तो आपका 2 मात्रा में काउंट किया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन में भी तोड़ के पूछ लेगा आपसे कि प्राचीन काल में मोर का जो शब्द है, शब्द का समय नापने का क्या मात्रा माना गया है? तो 3 मात्रा माना गया है। या वो पूरा पैराग्राफ बना के पूछ लेगा आपसे कि प्राचीन काल में नीलकंठ पक्षी के शब्द का समय 1 मात्रा, कौवे का 2 मात्रा, मोर का 3 मात्रा बराबर मात्रा है। ये किस ग्रंथ की रचना है? तो आ जाएगा प्राचीन काल की ग्रंथकारों की रीतियों की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, मात्रा हमें किस प्रकार संगीत में मदद करती है या सहायता करती है? तो आपका आंसर आ जाएगा, मात्राओं से ही लय की स्थापना और लय का ज्ञान होता है। मात्राओं से ही लय की स्थापना व लय का ज्ञान होता है। ताल मात्रा से ही बनती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि मैंने जो आपको धीरे धीरे आपको समझाती हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में नहीं आता है तो उसका क्या कारण है वो भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे कल एक बच्चे का कमेंट आया था
उसने 11वां ताल पे लिखा है कमेंट कि बिल्कुल बेकार। तो चलो कोई बात नहीं, उन्हें समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है उन्हें बिल्कुल अच्छे तबले पर प्रस्तुत करने वाला ही कलाकार अच्छा लगता हो। लेकिन मैं एक प्रश्न कहना चाहूँगी आपसे, एक छोटा सा ये, कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर के आपको तेज़ तेज़ लय प्रवाह के साथ बजा करके और चली जाऊँ, तो आपको उसको देखने का कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं आपको चौगुन या अठगुन की लय में कुछ भी बता करके आगे बढ़ जाऊं और आप उसको देखकर ये नहीं पता कर पाए कि ये हमारे बोल कहाँ बजेंगे, कैसे बजेंगे, तो मुझे बताने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिन बच्चों के पास सीखने के साधन नहीं है, तो मैं उनको बताती हूँ धीरे धीरे कि ऐसे बजाया जाएगा। शून्य से शिखर तक चलिए, ये नहीं कि शिखर से शून्य तक आ जाइए। ठीक है? आप कोई से भी विद्यालय में जाएंगे तो आपको वहाँ पर शून्य से ही सिखाया जाता है। ये नहीं होता कि आपको पहले आप आ गए, आपको 3 ताल फटाफट से उसने तबले पर बजा करके दिखा दी टीचर्स ने और कह दिया आप जाइए, कल मैं आपको इसका 3 ताल मुझे स्कूल में आके बताइएगा कि जो मैंने आपको बताई है। तो बेचारा बच्चा क्या सीखेगा? नहीं सीख पाएगा ना। इसलिए मेरा उद्देश्य धीरे धीरे एक एक वर्ड को आपके सामने बताना होता है, ताकि आप अपनी प्रयास करके उसको समझ पाए। और जब तक मेरा तबला रिपेयर नहीं होगा तब तक तो उसकी साउंड ऐसी ही आएगी, आपको पता ही है। और जिन भी बच्चों के पास तबले नहीं होते हैं, ये नहीं होता है कि आप सीख नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल सीख पाएंगे। जिनके पास भी घर पे तबले नहीं होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो अपने डिब्बे ले लेते हैं और उन पर निशान बना करके उसी हिसाब से उस पर बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों को नहीं सिखाया है। जब मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ तो मेरे पास ऐसे काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके पास उनको ये पता नहीं होता है कि हमें आगे सब्जेक्ट के रूप में तबला रखना है या नहीं रखना है। तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम, क्या हम तबले खरीदना हमारे लिए ज़रूरी है? तो मैं उनसे कहती हूँ जी नहीं, आपके लिए अभी स्टार्टिंग में तबले खरीदना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके लिए साधन है, मतलब पैसे हैं आपके पास खरीदने के लिए, और आपका मन करता है कि हाँ हमें तबले पर ही रियाज़ या प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप अच्छे से आप तबला खरीदिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आप अपने घर पर कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, कोई डिब्बे ले लीजिए, या आप बेड पर ही बैठिए, आप बेड पर ही बजा लीजिए। कॉपी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, आप उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। विशेषता आपकी महत्व रखती है इन फिंगर का यूज होना, कि आपकी ये फिंगर कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। आपका स्टार्टिंग में ये महत्व नहीं रखता है कि हमारे पास वो टीचर आ जाए जो एकदम अच्छा तबला लेके बैठ जाए और आपको चौगुन अठगुन की लय में बजा करके आपको नमस्कार प्रणाम करके आगे बढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको जानकारी कैसी लगी। मेरे चैनल पे अगर आप सब पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको उसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको मैं कल और किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।